Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 1 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी लेसन 2 मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का बच्चों व पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners. Now we are going to study section 2.2 Methods to Understand Psychological Processes. In order to understand human behavior, various scientific methods are used. The purpose of study or research is to develop principles and theories, test them, and apply for solving different human problems. In this way, we develop dependable understanding that helps us in guiding behavior in various situations. Since human beings are complex living organisms, their behaviors are shaped by many factors, both intrinsic and extrinsic to him or her. ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए आज वेरियस साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस या इसका उद्देश्य है कि हम लोग क्यों ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो भी आज ह्यूमन प्रॉब्लम्स, किसी को कोई भी स्ट्रेस हो रहा है या किसी को कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर हम आज उसके ऊपर रिसर्च करते हैं या किसी प्रिंसिपल या थ्योरीज को डेवलप करते हैं, तो मान लिया जाए कि नेक्स्ट किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उस थ्योरीज या उस प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग उसके ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये किसके ऊपर डेवलप डिपेंड करता है, बिहेवियर के ऊपर, कि वेरियस सिचुएशंस में जो ह्यूमन्स है उनका किस प्रकार से बिहेवियर रहता है। और हम लोग ये जानते भी है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और इनका जो बिहेवियर है वो शिफ्ट आउट होता है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो इंट्रेंसिक मीन्स आंतरिक और एक्सट्रेंसिक मीन्स बाहरी, ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। A psychological research carried out scientifically has the characteristics of objectivity, which means that such researches are free from any kind of biases. It is testable time and again and can be open to all. One can verify its authenticity by following the same method in terms of getting the same result. It has scope for self-correction. In other words, the researcher corrects his or her understanding if there is some error and goes for revision. The scientific studies have also the characteristic of replication, which means that the results of the study are consistently verified by similar other studies across different settings. Thus, in psychology, a number of methods are used to carry out scientific studies. These methods are discussed below. ये जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होते हैं वो साइंटिफिकली कैरी किए जाते हैं और इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिसर्चर्स होते हैं वो किसी भी बेसिस से फ्री होते हैं और ये टेस्ट करके इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद जब टाइम आता है तो उसको फिर से इस चीज़ को रिसर्च किया जाता है और सबके लिए इस चीज़ को ओपन किया जाता है। इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जाता है कि ये जो मेथड है क्या वो सही है और इसका जो रिज़ल्ट है क्या नेक्स्ट टाइम भी सेम आता है या फिर डिफरेंट रिज़ल्ट आता है। इसमें सेल्फ करेक्शन के स्कोप होते हैं कि आप कुछ भी जब किसी थ्योरी को या फिर किसी प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर रहे हो तो अगर आपने उसमें कुछ भी मिस्टेक्स किया हो तो आप उसको सेल्फ करेक्ट कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स जो रिसर्चर्स होते हैं वो उस चीज़ को करेक्ट करते हैं कि अगर उनसे कुछ भी एरर हो गया है और उसके बाद उसको वो रिविजन करते हैं, रिवाइज करते हैं उस चीज़ को, उसके बाद उस चीज़ को फिर करेक्ट करते हैं। ये जो साइंटिफिक स्टडीज़ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्लिकेशन का, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिजल्ट आता है स्टडी करने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है फिर से दूसरी बार स्टडीज़ करने के बाद। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल मेथड है इसमें हम लोग साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं और ये जो मेथड्स है हम लोग इसको नीचे देखेंगे कि कौन कौन से जो मेथड्स है जिसको फिर से रिवाइज करते हैं रिसर्चर्स या साइकोलॉजिस्ट। ऑब्जर्वेशन While shopping in the market, you must have noticed various activities of the people. When you observe their activities, you also think about as to why they are doing
those activities, and probably you reach to a conclusion about the causes of such activities. Such a way of knowing about others is called observation. However, the meaning of observation goes a little further as compared to discussed away. Observation as a method of inquiry is often understood as a systematic registering of events without any deliberate attempt to interface with variables operating in the event which is being studied. तो जब कभी आप मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए होंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने अलग अलग लोगों को क्या देखा हो कि उनके अलग अलग एक्टिविटीज वो कर रहे हैं. जब आप उनके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप सोचेंगे क्या कि ये जो इंडिविजुअल है या फिर ये जो पर्सन है वो ऐसा एक्टिविटीज क्यों कर रहा है. उसके बाद संभवतः आपके दिमाग में कुछ कंक्लूजन निकला होगा कि ऐसा एक्टिविटीज वो इंसान आखिर कर क्यों रहा है. तो ये जो हमारा तरीका है उसी तरीके को हम लोग बोलेंगे कि ये जो तरीका है उसे ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ठीक है. लेकिन ये जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल से समझा मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज्ड है जो भी हम लोगों ने अबव में डिस्कशन किया. ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोगों ने जो चीज़ समझा वो एक सिस्टमैटिक रजिस्टरिंग इवेंट्स होता है. हम लोग उसको सिस्टमैटिक वे में रजिस्टर करते हैं बिना किसी डेलिब्रेट अटेम्प्ट के, और इसके बाद उस चीज़ को हम लोग फिर से पढ़ते हैं. एंड हेयर इज अ बॉक्स विच शोज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑब्जर्वेशनल मेथड्स. आप लोग यहाँ पे इस बॉक्स को थोड़ा सा पढ़िए और यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलेगा. This method is used in nature as well as laboratory settings. When it is used to study the events happening in natural environment, it is called naturalistic observation, such as observing the behavior of children on playground. In this case, the observer psychologist has no control on the extraneous variables. He or she simply records the entire activities and then analyzes them. On the contrary, in the case of laboratory observation, the event under study is controlled by the observer. For example, studying the effect of induced stress on task performance. तो ये जो मेथड होता है कि हम लोग इसको नेचुरली भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लैबोरेटरी सेटिंग्स पे भी कर सकते हैं. जब इस इवेंट्स को हम लोग जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में हैपन्स हो रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई भी इवेंट्स हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. और ये हम लोग बच्चों को प्लेग्राउंड में जब उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी बच्चा जब प्लेग्राउंड में खेल रहा हो और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. और इस केस में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होते हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है. वो सिंपली क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंटायर एक्टिविटीज जो भी वो एनालाइज करते हैं कि बच्चा किस प्रकार से प्लेग्राउंड में कैसे क्या कर रहा है. उस एक्टिविटीज को अगर वो एनालाइज करते हैं तो वो सिर्फ उसमें जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं. और उसी के कॉन्ट्रेरी में अगर लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन पे देखें तो वो एंटायर प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार से ये जो टास्क हो रहा है या फिर जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है. एग्जाम्पल के लिए स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड स्ट्रेस ऑन टास्क परफॉर्मेंस. तो ये हमारा एग्जाम्पल है. ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट टाइप्स depending on the role of observer. In the case of participant observation, the researcher mixes up with the event under study and conducts the study, whereas in the case of non-participant observation, the researcher maintains an optimum distance and has little impact on the events under study. तो ये जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट टाइप्स में, जो कि डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर का कौन सा रोल है. अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के केस में हम लोग देखें तो जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं इवेंट के अंदर और उसके बाद उसको वो स्टडी करते हैं. और अगर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो ये जो रिसर्चर होते हैं वो ऑप्टिमम डिस्टेंस बना के रखते हैं उस इन्वायरमेंट से और उसका थोड़ा सा ही इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ने देते हैं और उस केस को वो स्टडी करते हैं. One of the most important advantages of observation is that it studies the range of behaviors in the form in which they are happening. However, this method requires more time and effort. It often becomes victim of the biases of researcher. तो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस देखेंगे ऑब्जर्वेशन का, तो वो हम लोगों को क्या मिलेगा कि ये बिहेवियर्स को
कि अलग अलग रेंज को स्टडीज कर रहे हैं कि कैसे कौन सा बिहेवियर किस एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होकर के इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये जो मेथड से रिक्वायर है, इसमें टाइम भी चाहिए और एफर्ट भी चाहिए। अगर आप किसी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एफर्ट भी करना पड़ेगा और टाइम भी लेना पड़ेगा। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है ना कि ये विक्टिम बन जाते हैं जो रिसर्चर होते हैं, वो इससे भी थोड़ा सा उनको इफेक्ट पड़ जाता है। हियर इज एक्टिविटी 1, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को फॉलो करके किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व इजीली कर सकते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटेशन। इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंट, the experimenter studies the effect of one variable on the other by deliberately manipulating and controlling one variable. The variable which is controlled and manipulated by the experimenter is called independent variable, and the variable on which the impact of independent variable is studied is known as dependent variable. In a simple experiment, two groups are formed. One is the experimental group in which participants receive the independent variable. The other is control group in which behavior is observed without giving the independent variable. By manipulating the independent variable, the experimenter is in a position to state that change induced in one variable brings change in another variable. Apart from these variables, the experimenter has to also simultaneously take care of other variables which are beyond his or her control. Such variables are called relevant variables and need to be controlled as they might confound the effect of independent variable. तो एक्सपेरिमेंट के केस में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो स्टडीज करते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से वो किस प्रकार से मैनिपुलेट कर रहा है और कैसे जो एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल को कंट्रोल कर रहा है। ये जो वेरिएबल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटर को, इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी। और वैसे वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इम्पैक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं उनको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग दो ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसीव करेंगे और जो दूसरा ग्रुप होगा वो क्या करेगा, जो बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि आपको जो मैनिपुलेट हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसमें जो एक्सपेरिमेंटर है वो उस पोजीशन पे है जहाँ पे वो इंड्यूस्ड कर सकते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से। और इन सब के अलावा जो वेरिएबल्स है वो एक्सपेरिमेंटर को उसी टाइम देख सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलेंगे रेलेवेंट वेरिएबल्स। और ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंफाउंड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। In experimental studies, three kinds of relevant variables are taken into account. These are organismic variables, situational variables, and sequential variables. Organismic variables are related to personal characteristics of the participants such as age, sex, and personality features. Situational variables are concerned with the quality of physical environment during the conduct of experiments such as temperature, humidity, and noise. Sequential variables are related to the very procedure of conducting the experiment when the participant is required to be tested across several conditions. Hence, exposure of the participant to varied conditions may result either in attaining proficiency due to practice effects or in developing fatigue and monotony towards experiment. तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में तीन काइंड के रेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो तीन काइंड है वो कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, सिचुएशनल वेरिएबल्स एंड सिक्वेंशियल वेरिएबल्स। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होता है, जैसे कि जो पार्टिसिपेंट है उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, या फिर उसके जो पर्सनैलिटी फीचर्स है वो क्या है। सिचुएशनल वेरिएबल्स में हम लोग देखेंगे कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम का जो सिचुएशन है वो कैसा है, कैसा टेम्परेचर है उस माहौल का, उस इन्वायरमेंट का, कैसा ह्यूमिडिटी है, या फिर वहाँ पे नॉइज हो रहा है या फिर वहाँ पे पीस है। सिक्वेंशियल वेरिएबल्स रिलेटेड है प्रोसीड्यूर से, कि जो एक्सपेरिमेंट जहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, पार्टिसिपेंट जहाँ पे है तो वहाँ पे वो किस कंडीशंस में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिजल्ट को देंगे
और उनकी अलग अलग प्रोफिशिएंसी होगी कि वो किस प्रकार से अपने इफेक्ट को डेवलप कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में. Experimenters use following techniques to control the unwanted effect of relevant variables. जो एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं उनके पास कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं अनवांटेड इफेक्ट ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल्स को. Elimination. In this technique, extraneous variables are eliminated from the experimental setting. तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल सेटिंग से. Making conditions constant. In this technique, the extraneous variables which cannot be eliminated are kept constant in order to make the effect same during the entire experiment. तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको कांस्टेंट रखा जाता है कि उसका कोई भी इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा पर ना पड़े. मैचिंग. Through this technique, the relevant variables are equated or held constant across all the conditions of experiment. तो इस टेक्निक में जो रेलिवेंट वेरिएबल्स होते हैं वो या तो इक्वेट करके रखते हैं या फिर कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं सारे बाहर के फैक्टर्स को जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. Counterbalancing. This technique is used to minimize the effect of order or sequence. This is usually done by dividing the participants in two groups. On first occasion, half of the group A is given task 1 and the other half group B is given task 2. On the second occasion, group A is given task 2 and group B is given task 1. सो काउंटर बैलेंसिंग में क्या होता है कि इस टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्निक में हम लोग मिनिमाइज करेंगे जो भी बाहर के फैक्टर्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए. और इसमें हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ग्रुप फर्स्ट ऑकेजन में जो हाफ ग्रुप है ग्रुप ए उसको हम लोग पहला टास्क देंगे और अदर हाफ को ग्रुप बी जिसको हम लोग दूसरा टास्क देंगे. और फिर उसके बाद इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लोग सेकेंड ऑकेजन में क्या करेंगे कि जो ग्रुप ए फर्स्ट टास्क को कर रहा था उसको हम लोग सेकेंड टास्क को देंगे और जो ग्रुप बी सेकेंड टास्क को कर रहा था उसे हम लोग फर्स्ट टास्क देंगे. Random assignment. In the case of random assignment, all the participants have equal chance to be exposed to experimental and control conditions. It removes the systematic differences between groups. तो इस केस में क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इक्वल चांस दिया जाता है एक्सपेरिमेंट के पास एक्सपोज करने के लिए और सारे कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए. और इसमें सिस्टमैटिक डिफरेंसेस जो भी ग्रुप्स के बीच में होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है. In addition to experiments carried out in control setting, laboratory experiments are also conducted in natural life conditions. They are called field experiments and quasi-experiments. Like laboratory experiment, independent variable is manipulated and participants are assigned to different groups. In quasi-experiments, independent variable is manipulated in natural setting using naturally occurring groups to form experimental and control groups. इन सब के अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कंट्रोल सेटिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, नेचुरल लाइफ कंडीशंस के हिसाब से. और इसे हम लोग बोलेंगे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स या फिर क्वासी एक्सपेरिमेंट्स. जैसे कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको मैनिपुलेट या फिर किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा. और क्वासी एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं नेचुरल सेटिंग को किस चीज़ से, नेचुरली अक्रिंग ग्रुप से जो कि एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स के ऊपर बेस्ड होता है. केस स्टडी. यहाँ पे केस स्टडी है. लेट्स स्टडी दिस केस. यू मस्ट हैव सीन अ डॉक्टर आस्किंग personal details in addition to the information about the medical problem of the patient, or a media person asking so many questions about various aspects of life while taking interview of a popular person. The purpose behind asking these questions is to know more about the person in terms of his experiences, relationships and interaction with others so as to prepare a profile of the person. In psychology, दिस मेथड इज कॉल्ड केस स्टडी. तो आपने कभी किसी डॉक्टर को देखा होगा कि वो किसी भी पेशेंट का पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं. पहले तो वो मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड उस पेशेंट का डिटेल्स मांगे, उसके बाद उसका पर्सनल डिटेल्स को मांगते हैं. या फिर एक जो मीडिया पर्सन होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर लाइफ के, जब भी वो किसी भी पॉपुलर पर्सन का इंटरव्यू लेने जाते हैं. तो इसका जो पर्पस होता है कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं,
तो इसका पर्पस क्या है कि वो इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, ताकि वो उस आदमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, उस इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहे, या फिर उनका जो इंटरेक्शन पावर है वो कैसा है, वो किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो एक पर्सन का प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते या प्रिपेयर कर सके। और इसी मेथड को साइकोलॉजी में केस स्टडी के नाम से जाना जाता है। In the field of psychological inquiry, case study method has its own importance and relevance. In this method, the main unit of analysis is the individual and his experiences across different contexts in life. It focuses on the individual's interactional patterns with significant others as well as his personal experiences across different real life situations. In order to prepare a case history of data are taken from many sources, for example, his or her family history, educational life, medical history, and social life. This method is very popular in clinical psychology and lifespan developmental psychology. तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के फील्ड में क्या होता है कि जो भी केस स्टडी मेथड होता है उसका खुद का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है और रेलिवेंस होता है। इस मेथड में जो मेन यूनिट है एनालिसिस का, उसमें जो इंडिविजुअल होता है उनके जो क्या एक्सपीरियंसेस रहे पूरे लाइफ के दौरान वो बताया जाता है। ये फोकस करता है इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शनल पैटर्न के ऊपर, और इसमें उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है कि डिफरेंट रियल लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में उसने किस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया। इनको प्रिपेयर करने के लिए केस हिस्ट्री ऑफ डेटा को लिया जाता है अलग अलग सोर्सेज से। एग्जाम्पल के लिए उनके फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कि हाँ जो ये इंडिविजुअल है इनके फैमिली हिस्ट्री कैसी रही, इनका एजुकेशनल लाइफ कैसा रहा, इनका मेडिकल हिस्ट्री कैसा रहा है, सोशल लाइफ ये किस प्रकार से व्यतीत करते हैं। ये जो मेथड है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी ये पॉपुलर है। In order to prepare the case history, as well as interview, observation, and psychological tests are used to obtain information about the individual. The data collected through these techniques are analyzed in detail. A comprehensive profile of the individual is developed, which reflects the description of events in his or her life. Case study helps to locate unique experiences of life as well as the various emotional and adjustment problems of the individual. केस हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है या फिर जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, ये हम लोग क्यों करते हैं ताकि इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सके। ये जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया वो अलग अलग टेक्निक से किया और चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिटेल से एनालाइज किया। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल बना इंडिविजुअल का, जिससे हम लोग देखेंगे कि उसका जो इवेंट्स हुआ उसके लाइफ के दौरान वो कैसा रहा है। ये जो केस स्टडी वो हेल्प करता है हम लोगों को यूनिक एक्सपीरियंसेस को समझने में, लाइफ के बारे में, और साथ ही उसका जो इमोशनल जो उसका इमोशन है वो कैसा रहा है, या फिर वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ उसका एडजस्टमेंट कैसा रहा है किसी भी इंडिविजुअल का। Though case study gives a detailed and in-depth description of individual's life, we cannot make a very conclusive judgment about the individual without further establishing the reliability and validity of such information from various sources such as family members, friends, and administration of some standardized psychological measures. Caution should be taken in planning data collection from the individual and interpretation of the responses given by the individual. तो ये जो केस स्टडी है वो डिटेल हम लोगों को देता है, डेप्थ में देता है किसी भी इंडिविजुअल्स के लाइफ के डिस्क्रिप्शन के बारे में। हम लोग किसी का भी कंक्लूसिव जजमेंट नहीं निकाल सकते किसी भी इंडिविजुअल का बिना किसी एस्टैब्लिशिंग रिलायबिलिटी के, कि हम लोग किसी का रिलायबिलिटी जानते नहीं और उसके बारे में हम लोग जजमेंट निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। और हम लोगों को जो भी इन्फो मिलता है वो वेरियस सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स देते हैं, फ्रेंड्स देते हैं, या फिर जो उनके करीब जो रहते हैं वो देते हैं, और ये सब हम लोग साइकोलॉजिकल मेजर्स से करते हैं। इसमें हम लोगों को सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत है। कैसे सावधानियां? तो इसमें हम लोग जो भी प्लान करते हैं डेटा कलेक्शन का इंडिविजुअल से, उसको पहले हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि जो इंडिविजुअल उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उस डेटा से। सर्वे, you might be aware that television, news channels, or newspapers ask you to send your view through SMS on current issues of national or international importance. While doing this, they try to seek the opinion of people on those issues to communicate their
view to the government as well as to the society. For example, they conduct opinion poll during the election as to which political party enjoys support of the majority of the people. Conducting such a study is called survey research. It is one of the popular research methods not only in psychology but also in other disciplines such as sociology, political science, economics and management. आप लोग सर्वे से तो अवेयर होंगे, कभी जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं वो आपको अपना व्यूज़ देने के लिए बोलते हैं थ्रू दी एसएमएस कि जो भी नेशनल या फिर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज चल रहे हैं उस पर आपका व्यू कैसा है। ऐसा करने से वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो लोगों का ओपिनियन है उस इश्यूज से रिलेटेड वो कैसा है, वो जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर क्या व्यू है या फिर सोसाइटी के ऊपर लोगों का क्या व्यू है। एग्जाम्पल के लिए जब इलेक्शन होने वाला होता है तो जो टीवी चैनल्स वाले होते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ओपिनियन पोल को कंडक्ट करते हैं और इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेजोरिटी ऑफ द पीपल को जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे जो स्टडी है उसको हम लोग बोलेंगे सर्वे रिसर्च। और ये पॉपुलर रिसर्च मेथड ना सिर्फ साइकोलॉजी में बल्कि अदर डिसिप्लिन्स में भी है जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। In psychology, survey method is generally used to study the pattern of opinions, attitudes, beliefs, and values of the people. This method is also used to test the hypothesis about the relationship of variables, especially when some incident takes place. For example, media tried to analyze the responses of the people across the country after the attack by terrorists on Mumbai. In order to collect the data from people, a variety of sources are used, such as directly contacting the participants with a set of questions and taking their interview, sending the questionnaire through email or through post, and asking them to send SMS by their mobile phones. Thus, in survey research is generally conducted through questionnaire or interview. It can be conducted on a single individual as well as on a group. साइकोलॉजी में जो सर्वे मेथड है वो जनरली यूज़ किया जाता है ओपिनियंस के पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स और जो पीपल के वैल्यूज़ को जानने के लिए। ये जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस के बारे में कि ये जो रिलेशनशिप है वो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है तो उससे जो लोग हैं उनका किस प्रकार से जुड़ाव है। एग्जाम्पल के लिए मीडिया ने ट्राई किया था एनालाइज करने के लिए कि जो लोगों का जो रिस्पॉन्स है मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद कंट्री में वो कैसा है, और इसके लिए उन्होंने डाटा कैसे कलेक्ट किया था, डिफरेंट ऑफ सोर्सेस से, जैसे कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे पार्टिसिपेंट्स से, उन्होंने पहले क्वेश्चन सेट किया उसके बाद उस पार्टिसिपेंट्स के पास जाके क्वेश्चन किया, इंटरव्यू लिया, या फिर वो क्वेश्चनर को ईमेल के थ्रू पोस्ट कर रहे थे और उन लोगों को बोल रहे थे कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एसएमएस के द्वारा मोबाइल फ़ोन से दे। ये जो सर्वे या जो रिसर्च है वो जनरली कंडक्ट किया जाता है क्वेश्चनर और इंटरव्यू के थ्रू। इसे हम लोग कर सकते हैं किसके ऊपर, सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर भी या फिर एक ग्रुप में भी। नाउ हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.2, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेंस क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.